हेलो हेलो, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। माइक टेस्टिंग 1 2 3 आवाज आ रही है। तो अब तक हमने इसी चैप्टर के दो लेक्चर अपने ले लिए हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड वाले, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा है और कुछ उसके क्वेश्चंस में हमने प्रैक्टिस किए। आज हम थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर दो चार्जेस है, अगर वो प्लस प्लस है तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, माइनस माइनस है तो रिपल्शन होगा, एक प्लस है एक माइनस है तो उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स दिखाई देता है। अब फोर्स क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उनके पास क्या होती है? अपनी एसआई यूनिट होती है, और वो क्या होती है? फोर्स की सबको पता है, न्यूटन होती है। पर अब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? इनके बीच फोर्स तो एक्ट होगा, पर उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, उसी के लिए क्या है, एक साइंटिस्ट है कूलम्ब, उन्होंने लॉ दिया था। और देखो, लॉज के बारे में पहले भी डिस्कस किया है कि लॉज जो होते हैं वो आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे होते हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जाता है, रिपीट किया जाता है, रिपीट किया जाता है, और जो कंक्लूजन आता है उस पूरे डेटा का, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने 10th क्लास से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं आप सब लोग। ठीक है, तो ऐसे कूलम्ब लॉ है जिसको अपन प्रूव तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको वेरीफाई जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज अपन कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं। तो देखो, कूलम्ब्स लॉ अगर मैं बताऊं आपको, उससे पहले आपने ग्रेविटेशनल लॉ भी पढ़ा है, जो आप पढ़ चुके ऑलरेडी। क्लास 9th में भी आया था और क्लास 11th में भी आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था कि फोर्स बिटवीन टू मास बॉडीज इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। एक बार मैं माइक चेक कर लेता हूं, ऑन है क्या? ठीक है, हाँ, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। अब सेम फॉर्मूला है, बस मास जगह यहाँ पे चार्जेस है, और जो यहाँ पे कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल, वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप पढ़ चुके हो। अब ऐसा ही अपन कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं। ठीक है, आइए देखो, ये मेरा यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, जिसको आप राइट डाउन कर सकते हैं अगर आपको नोट्स में चाहिए। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये ध्यान रखना, ये जो लो है वो या तो पॉइंट चार्जेस के लिए, स्फेरिकल बॉडी के लिए अपन इसको वैलिड करते हैं। तो अगर लार्ज बॉडी है, लॉन्ग बॉडी, तो उसके लिए अपन अलग मेथड अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट अपन ने फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं। तो देखो, दो चार्जेस है और इनके बीच में अगर डिस्टेंस r है, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स, सीधी सीधी बात है, पहले तो किस पे डिपेंड करता है? इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई के, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब साफ साफ हो गया कि अगर एक चार्ज पार्टिकल नहीं है तो उनके बीच आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखने को नहीं मिलेगा, तो Q1 इंटू 0 जाएगा, तो फोर्स भी आपको कितना हो जाएगा? 0। तो दोनों चार्ज पार्टिकल होने जरूरी है। फिर डिस्टेंस पे ये वही ग्रेविटेशन वाला इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। डिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे तो आपका फोर्स है वो जितने टाइम डिस्टेंस बढ़ाओगे उसके स्क्वायर के टाइम्स आपकी जो फोर्स है उनके बीच लगने वाला वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों से मिलके हमारा फॉर्मूला क्या बना? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। तो अब ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले को में हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन है, और आप सबने पढ़ा है कि जब भी अपन प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट लेके आते हैं, और यहाँ वो कांस्टेंट आ रहा है K, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इस K के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करें, इस K के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात करें अपन, तो ये K तो आ गया आपका। अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करें तो K की वैल्यू जो होती है वो 9 इंटू 10 टू पावर 9 होती है। इसकी यूनिट क्या होती है वो मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, K को एक्चुअल में लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ग्रीक लैंग्वेज है, उसका एक अल्फाबेट है एप्सिलॉन नॉट। अगर स्पेलिंग थोड़ी गड़बड़ हो तो मेरे को बता देना आप। इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। ठीक है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, इसका भी एक नाम यहां यूज कर रहे हैं, वो है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या वैक्यूम बोल लो, फ्री स्पेस बोल लो, और एयर के केस में भी अपन इसको ही कंसिडर करेंगे। तो इस ई नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.854 इंटू 10 टू पावर माइनस
12 होती है। अच्छा, अब इसकी भी यूनिट कुछ ना कुछ बनेगी, तो दोनों की यूनिट मैं आपको बाद में डिस्कस कर करता हूँ। ठीक है, तो k को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ले सकते हैं, और जिसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ होती है। यूनिट आप चाहो तो इसी से डायरेक्ट फॉर्मूले से बना सकते हो। यहाँ देखो मुझे k की यूनिट निकालनी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, k को रखा एक तरफ, इस r² को f से मल्टीप्लाई में भेज दिया, और डिवाइड में दोनों चार्ज Q1 Q2 आ गया। ठीक है, अब इन सब की यूनिट आप जानते हो, फोर्स मतलब न्यूटन हो गया, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर हो गया, और कुलाम चार्ज तो कुलाम इंटू कुलाम, कुलाम स्क्वायर हो गया। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस कुलाम स्क्वायर को ऊपर भेज दो, ये -2 बन जाएगा। तो ये n की वैल्यू अपने पास आ गई है। अच्छा, ऐसे ही अपन यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो यहां पे ध्यान दो आप, तो यहाँ k की वैल्यू आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, यहां से E नॉट की वैल्यू आपको निकालनी थी 1/4 पाई, k मैंने इधर भेज दिया। अब 1/4 पाई, 4 पाई तो क्या है, एक कांस्टेंट है जिसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो अब k बचा केवल। अब k क्या है, डिवाइड में है, डिवाइड में होने से क्या होगा, इसकी जो यूनिट बनेगी उन यूनिट्स को आप ऊपर लेके जाओगे, तो कुलाम जो -2 है वो +2 बन जाएगा, मीटर स्क्वायर है, न्यूटन जो माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा, सॉरी प्लस का है माइनस का बन जाएगा, और मीटर स्क्वायर है वो माइनस का बन जाएगा। तो ये कुलाम स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर -2 किसकी यूनिट बन जाएगी, आपकी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर की। अच्छा, ये फ्री स्पेस एयर क्यों आया है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स तो है वो डिपेंड नहीं करता किस पे, दो मास बॉडीज के बीच के मीडियम पे, जबकि आप आगे पढ़ोगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो चार्जेस के बीच में एक्ट होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये हमारा कुलाम्स लॉ यहाँ आ गया, और देखो इसी को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो ये Q1, सॉरी ये मिसप्रिंट होगा कुछ, ये Q2 है। Q1 Q2 दो चार्जेस हो गए जिनके बीच डिस्टेंस अगर r है, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अगर इनके बीच में मीडियम हो, इफ देयर आर मीडियम बिटवीन दीज टू चार्जेस, तो अब फोर्स का फॉर्मूला देखो क्या होगा, k तो आएगा, दोनों चार्जेस होंगे। ठीक है, अच्छा k नहीं, k को हम क्या लिखेंगे, k की वैल्यू क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, अब केवल क्या आएगा, एप्सिलॉन ई आएगा केवल, अब ई नॉट नहीं आएगा। ठीक है, और हर एक मीडियम के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है, जैसे यहां फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए ई की वैल्यू ये है ना, जैसे ई नॉट बोलते हैं, वैसे ही हर एक मीडियम, कोई वाटर है कुछ भी अगर मीडियम आता है बीच में, तो उसके ई की वैल्यू फिक्स है, तो यहाँ पे फिर ई ये यूज होने वाला है। ठीक है, तो यहां से आप ये पूरा फॉर्मूला पढ़ सकते हैं वैक्यूम का और मीडियम का। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये हमारा फॉर्मूला। अब देखो यहीं से हमने क्या कर रखा है, जो अपने एनसीईआरटी बुक में 1 कूलम चार्ज की डेफिनेशन दे रखी है। तो 1 कूलम इज द चार्ज दैट व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम अनदर चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड इन वैक्यूम एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन ऑफ मैग्नीट्यूड 9 × 10⁹। तो अगर आप क्या करते हो, यहाँ इस फॉर्मूले में डिस्टेंस की वैल्यू 1 पुट करते हो, ठीक है, और चार्जेस की वैल्यू 1 कूलम पुट करते हो, तो इनके बीच जो फोर्स एक्ट होगा, तो ये 1 × 1 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, तो केवल क्या बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹। ठीक है, तो अगर दो चार्जेस ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है 1 कूलम, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स की वैल्यू ये है। ये एक डेफिनेशन अपने एनसीईआरटी में गिवन है, तो आप ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, चांसेस काफी कम है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वैल्यू ऑफ के और वैल्यू ऑफ ई हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए अब देखो कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो अपने कूलम लॉ, कूलम फोर्स यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोल लो आप, साथ साथ में एक ही बात है, कूलम बोल लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में देखो ये डिफरेंसेस दे रखे हैं थोड़े से, तो आप देखोगे तो बड़े बड़े इजी पॉइंट्स है। नेचर क्या है, कूलम फोर्स कहाँ एक्ट होता है, दो चार्जेस के बीच में, ये होता है दो मासेस के बीच में। ये इसका फॉर्मूला भी अपने बनाया है, और ये फॉर्मूला आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। इसकी वैल्यू अप्रोक्स आप 9 मान लीजिए, तो 9 × 10⁹ हो गया। ठीक है, कांस्टेंट है, जी की वैल्यू आपको पता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा है,
डिपेंड ऑन, तो कूलम्ब फोर्स डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और ये डिपेंड करता है मास के मैग्नीट्यूड पे, ठीक है। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देखो चार्जेस दोनों टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, तो फोर्स अट्रैक्शन वाला भी होगा और फोर्स रिपल्सन वाला भी होगा। लेकिन यहां अगर अपन बात करते हैं तो मास क्या होता है, एक ही टाइप का होता है, कैसा, पॉजिटिव टाइप का, और उसमें हमेशा क्या होता है, अट्रैक्शन का फोर्स ही आप देखते हो। और अगर अपन स्ट्रेंथ की बात करें तो जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं नेचर में जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, उन फोर्सेस में सबसे वीक कौन सा होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है। और उसके कंपेयर में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो 36 10 टू पावर 36 ज्यादा स्ट्रांग होता है, ठीक है। ये हमने अभी डिस्कस किया था। कूलम्ब फोर्स जो है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, दो चार्जेस के बीच में मीडियम कैसा है उससे उस पे लगने वाले फोर्स की डिपेंडेंसी रहती है, जबकि ग्रेविटेशन के अंदर आप देखोगे कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है। चार्ज ये हमने डिस्कस कर लिया, चार्ज है वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, जबकि मास क्या होता है, केवल पॉजिटिव ही होता है। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जो इनके सिमिलरिटीज के बारे में, सॉरी डिफरेंस के बारे में हुआ है। अब कुछ ऐसे भी हैं जो इनके दोनों के बीच में सिमिलरिटीज है, तो कुछ फीचर्स कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी, जैसे दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। डिस्टेंस अगर मास या चार्ज के बीच में बढ़ेगी तो होगा क्या, उनके बीच लगने वाला फोर्स वीक हो जाएगा। दोनों ही लॉन्ग रेंज के फोर्स होते हैं, लंबी रेंज इनकी होती है। शॉर्ट रेंज का फोर्स कौन सा होता है, अब हम पढ़ेंगे आगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है। दोनों ही सेंट्रल फोर्स होते हैं, यानी क्या होता है कि सेंट्रल फोर्स मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो ये दो चार्ज है Q1 और Q2, तो इनके बीच जो फोर्स एक्ट होगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर इन दोनों की डायरेक्शन होगी फोर्स की, यानी जो लाइन इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करवा रही है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी दोनों की क्या होगी, सेंटर की तरफ ही होगी, यानी उसी लाइन पे फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो इसे सेंट्रिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर है एक्शन रिएक्शन पेयर, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ फॉलो होता है, वो न्यूटन थर्ड लॉ आपका ग्रेविटेशन फॉलो होता है, जितना फोर्स m1 m2 पे लगाता है उतना ही फोर्स m2 m1 पे लगाएगा, वैसे जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ फॉलो होता है दोनों केस के अंदर। कंजर्वेटिव फोर्स है, दोनों कैसे होते हैं, यानी दोनों फोर्स के अगेंस्ट अगर अपन वर्क डन करते हैं तो वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, तो वो फोर्स जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है वो नॉन कंजर्वेटिव होते हैं, और जिनका पाथ पे डिपेंड नहीं करता वो क्या होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। फिर दोनों ही फील्ड बनाते हैं, एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है। तो ये अपना बेसिक इनके बीच में डिफरेंस और सिमिलरिटीज के। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है, थोड़े इजी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और कल अपन थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा नीट के और जे के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी अपन थोड़ा सा एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन ले लेते हैं, तो सब बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं हर तरह के। फाइंड द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, अगर Q1 Q2 का मल्टीप्लाई मोर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Q1 Q2 का जो मल्टीप्लाई है वो मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव कब आएगा, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो मल्टीप्लाई क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई क्या होता है, तो भी पॉजिटिव आता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता है, यानी लेस देन 0 आता है। तो अगर इनका मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई मोर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब आंसर पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव आंसर मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। और दोनों पॉजिटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और दोनों नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो इस केस में जो नेचर है वो कैसा है, रिपल्सन वाला है, ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं। और सेकंड का भी आंसर अपने आप मिल गया आपको, यहां आंसर लेस देन 0 आ रहा है, यानी नेगेटिव में आंसर आ रहा है, और नेगेटिव में आंसर कब आएगा, जब दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या होगी, या तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी अट्रैक्शन का फोर्स होगा। तो इस केस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट हो रहा है, तभी इनका आंसर लेस देन 0 आएगा। अब दे रखा है इफ Q1 plus Q2 is equal to 0 then write the two conclusion from this equation। अगर Q1 Q2 का सम 0 आ रहा है तो देखो ये एक कंडीशन पॉसिबल है, सपोज एक अगर 2 कूलम है और एक -2 कूलम है, इन दोनों को अगर मैं यहां पुट करता हूं कितना आंसर आएगा, 0 आएगा, आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, पहला कंक्लूजन कि Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड वाइज क्या है, सेम है।
पर नेचर वाइज क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट होने चाहिए। अगर एक प्लस है तो एक क्या होना चाहिए, आपका माइनस होना चाहिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये। उसके बाद एक एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस दिस एंड दिस प्लेस एन। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन है, तो अपन डायरेक्ट में वैल्यू पुट कर रहा हूं। पहले k की वैल्यू आएगी, ये k की वैल्यू आ गई, फिर चार्ज की वैल्यू q1 q2 है, तो एक की वैल्यू ये आ गई और दूसरे की वैल्यू ये आ गई, तो ये q1 q2 आ गया। दोनों एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर अपार्ट रखा हुआ है। अब 30 सेंटीमीटर को मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 0.3 हो गया। अब 0.3 का स्क्वायर करना पड़ेगा कि फॉर्मूले में क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो अब यहां से ये क्या हो गया, दोनों कैंसिल हो गए, ऊपर 10 टू पावर 2 ऐड कर दो, 3 3 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब कितना बच गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, और ये देखोगे तो प्लस का 2 बच गया 4 और माइनस का 3 बच जाएगा। मेरे ख्याल में आप खुद कर लो कैलकुलेट इसके अंदर, तो आपका आंसर कितना आ गया, 6 इंटू 10 टू पावर माइनस 3 न्यूटन आ गया। ठीक है, इसके आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं एनसीईआरटी का। कल अपन क्वेश्चन करेंगे जो नीट के या जेईई के कुछ है या सीबीएसई में जो आया क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा लेवल हाई करके। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द मास स्क्वायर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू द अनदर स्मॉल चार्ज ऑफ -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगेन सिंपल फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, वही हमारा फॉर्मूला आपको यूज करना है, बस इस बार आपको फोर्स गिवन है और डिस्टेंस निकालना है। तो देखो फोर्स की वैल्यू कितनी है, 0.2 न्यूटन, के की वैल्यू कितनी है, ये के की वैल्यू आ गई। चार्ज एक 0.4 माइक्रोकूलम है। अच्छा, चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है दूसरे की, लेकिन मैं नेगेटिव पुट नहीं कर रहा क्योंकि आपको पता है वेक्टर में माइनस प्लस डायरेक्शन का सेंस देते हैं। यहां हम केवल मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हम केवल वैल्यूज जो नेगेटिव चार्ज है उसको भी पॉजिटिव में ही पुट करेंगे, क्योंकि यहां हमें केवल मैग्नीट्यूड निकालना है, प्लस माइनस डायरेक्शन का सेंस देंगे, वो डायरेक्शन हमें पता नहीं करनी है। ठीक है, ये q1 q2 की वैल्यू है, और डिस्टेंस का स्क्वायर क्या है, आर स्क्वायर, जो हमें आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले देखो यहां से आप पॉइंट गए तो ये पॉइंट आगे 10 टू पावर 2 हो गया, यहां से एक पॉइंट गया तो ये 10 हो गया, उससे एक 10 से आप ये 10 कैंसिल कर दो। ठीक है, और ये 2 से ये 4 को 2 टाइम कर दो, ये 2 से आप 10 को 5 टाइम कर दो। ठीक है, और तो कुछ कैंसिल नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसके बाद आप 5 को इधर लेके आ जाओ क्रॉस मल्टीप्लाई में, या 5 को रहने उधर, आर को आर स्क्वायर इधर लेके आ जाओ, आर स्क्वायर इधर लेके आ गए। ऊपर आप देखोगे तो 10 टू पावर -6 -12 हो गया, -9 तो 10 टू पावर माइनस का 3 हो गया। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, ऊपर तो 9 इंटू 8, 9 इंटू 8 कितना होता है, 72, ये तो ये हो गए, इंटू और डिवाइड बाय 5 तो ही अपना, और 10 टू पावर माइनस का 10 रहेगा, माइनस का 3 रहेगा। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ लग रहा है कि आपको, मेरे हिसाब से 9 8 आ गया, 10 टू पावर 4 माइक्रो 8 माइक्रो आर स्क्वायर और 2 न्यूटन एक्ट हो रहा है। ठीक है, ये भी सही है, तो ये स्क्वायर कैंसिल नहीं हो रहा है अपना, तो ये हो जाएगा 10 टू पावर -3, तो ये -3 भी अपना कैंसिल है, 9 12 6 9। ठीक है, ये एग्जैक्ट अपना कैंसिल हो रहा नहीं है, इसका मतलब अपन को इसको सोल्व करके ही पुट करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से अपन इसका स्क्वायर निकाल के कर सकते हैं। अभी अपन वीडियो लंबा हो जाएगा इसके लिए, अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 0.4 इंटू 10 टू पावर -6, 8 इंटू 10 टू पावर -6, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस आर स्क्वायर हो गया, फोर्स ये वैल्यू एक्ट हो रही है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फोर्स व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर्स निकालनी, यानी आर स्क्वायर निकालना है। ये 2/10 हो गया। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हटे तो आपका 100 आ गया। ठीक है, और उसके बाद अपन 10 से ये 110 बच गया यहाँ पे, ये भी ठीक है। फिर 2 से 4 2 टाइम, ठीक है, 2 से 5 टाइम, ये भी ठीक है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये कहीं गड़बड़ लग रहा नहीं है। अगर आपको गड़बड़ लगे तो मुझे बता देना, इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेना, वरना अब तसल्ली से बैठ के अपन देख लेंगे इसमें क्या दिक्कत आ रही है, वीडियो अगर लंबा ना करना चाहे तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अभी तक अपन इतने क्वेश्चन किए, कल अपन इसके बेस पे, कूलॉम्स लॉ के बेस पे और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पूरा वीडियो केवल उन क्वेश्चंस का ही रहेगा। थैंक यू सो मच।